अंकगणित की आधारभूत प्रमेय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। और ये हमारा दूसरा अध्याय है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय जैसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये हमारा दूसरा चैप्टर है 1.2। तो इसमें हम लोग सीखेंगे प्रत्येक भाज्य संख्या जो है वो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल से मिलकर बनता है। जैसे कि देख सकते हैं भाज्य संख्या कौन कौन सा है। जैसे भाज्य संख्या हो गया 4 है, 8, 10, 15। तो ये सब भाज्य संख्या है। इस थ्योरम में क्या होता है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो जो भी भाज्य संख्या है उसको अभाज्य संख्या के गुणनफल में लिख सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि अभाज्य संख्या कौन कौन सा है। अभाज्य संख्या 3 है, 5, 7, 11, 13। तो मान लीजिए अभाज्य संख्या मान लीजिए 8 लेते हैं। तो 8 को हम लेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो ये सब जो अभाज्य संख्या है। हम लोग मान लेंगे 10 लेते हैं तो 10 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 5। तो 2 भी अभाज्य संख्या और 5 भी संख्या। तो ये स्वयं बता रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या हमारी भाज्य संख्या है तो संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। तो जैसे कि अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में हम इस भाज्य संख्या को लिख सकते हैं। तो हम लोग 10 को लिख सकते हैं 2 × 5। तो यहाँ से जो फॉर्मूला प्रूफ होता है। तो आगे हम लोग देखेंगे प्रश्न जो किताब में क्वेश्चन पूछे सारे क्वेश्चन लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, तो हम लोग इसके उदाहरण से और देखते हैं। इसको हम रफ कर लेते हैं। तो उनके उदाहरण लेते हैं 32760। ये एक भाज्य संख्या है। तो इसको प्रूफ करने के लिए एक भाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इसको लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसको हम प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 32760 लेंगे। इसको जानते हैं कि लास्ट में 60 छोड़ो एक इवन है। इवन क्या होगा, 2 से भागा लग जाएगा। 2 से लगाएंगे 16 दूनी 32, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 0। फिर से 2 बार लगेगा 8 दूनी 16, 1, 9 दूनी 18, 0। फिर से ये 2 बार लग जाएगा 4 दूनी 8, 0। यहाँ हो गया और ये बचा 19, 9 दूनी 18 और यहाँ आ गया 5। फिर से 5 बार लग जाएगा तो 8 × 40, एक यहाँ फिर से 1 बार लगेगा बचा 45, 45, 9 × 45। फिर से ये लास्ट में 9 है तो 3 बार लग जाएगा। 3 दूनी 6, 7 21 और 3 से नहीं 9। फिर से 3 बार लग जाएगा 3 27, 9 और 1 बार में। हम लोग जानते हैं 13 कौन पे होता है, तो ये 13 बार। तो इसको हम लिख सकते हैं 32760 को 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 13। इसको लिख सकते हैं 2 to the power 3 multiply by 5 multiply by 3 to the power 7 3 to the power 2 7 और 3। तो इसको लिख सकते हैं, देख सकते हैं ये भी अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो इसमें प्रूफ होता है कि जो भाज्य संख्या है ये इसको हम लोग अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक उदाहरण के थ्रू हमारे ये अंकगणित आधारभूत प्रमेय का प्रूफ होता है। एक क्वेश्चन है किताब से, संख्या 4n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जो 4n का जो n है ये एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 और n अंक एक शून्य पर समाप्त होता हो। तो क्वेश्चन देखने में लग रहा है बड़ा, लेकिन क्वेश्चन को बड़ा नहीं, क्वेश्चन को समझने, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो हम लोग समझ लेंगे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है तो हम इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पूछ रहा है कि 4 पावर एक नंबर है जिसमें n एक प्राकृतिक संख्या है। तो n का कुछ ऐसा वैल्यू है क्या कि जिसके लिए जो ये नंबर है वो 0 पे समाप्त होता हो। तो इसको लोग चेक करेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं 4 पावर n है, इसको लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 इसके पावर n। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 to the power 2n। इस तरीके से लिख सकते हैं इसको हम लोग। तो हम
लोगों को चेक करने के लिए कि n बताया कि n एक प्राकृतिक संख्या है, तो लोग जानते हैं कि n एक प्राकृतिक संख्या है, तो n का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 आप कुछ होता है। तो यहाँ से आप चेक करेंगे कि क्या इसका वैल्यू पुट करने पे ऐसा कुछ है कि जैसे कि 4 पावर n का जो वैल्यू है वो 0 पर समाप्त होता हो, तो इसको हम लोग चेक करेंगे 1 बाय 1। तो हम देखें जब n का वैल्यू 1 हो तो उस टाइम पे क्या होगा, तो चेक कर सकते हैं 4 पावर n है, इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से 2 पावर n, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 2, इसको लिख सकते हैं 4 आएगा जब n का वैल्यू 1 होगा। तो उस टाइम क्या होगा, जब n का वैल्यू 2 होगा तो उस टाइम पे हम लोग 4 पावर n को लिख सकते हैं 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पावर 4, तो ये आएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 4 8 16। तो नेक्स्ट क्या हमारा, इस टाइम में 0 नहीं आया इसका वैल्यू, तो हम लोग उस टाइम देख रहे हैं जब n का वैल्यू 3 हो तो उस टाइम पे क्या होगा, हमारा जो 4 पावर n है इसका हो जाएगा 2 गुना 2 टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3, ये हो जाएगा 2 टू पावर 6, तो इसको हम लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5, एक बार और आएगा, तो ये 2 2 4 4 2 8 8 16 16 32 64, तो ये 64 होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी तक ये जो है वैल्यू 0 नहीं आया। तो नेक्स्ट हम लोग क्या है, जब n 4 हो उस टाइम पे क्या होगा, 4 पावर n का वैल्यू लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुना 4, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 8, इसको हम लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 3 4 3 8 8 16 32 32 64 64 2 कितना होगा, 64 2 छः 12 128 28 256, जब n का वैल्यू 4 होगा उस टाइम पे, तो इस टाइम पे वैल्यू 0 नहीं आया। तो अब नेक्स्ट क्या है हमारा, जब n का वैल्यू 5 हो तो 4 टू पावर n, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुना 5, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 का पावर 5 भी लिख सकते हैं, तो इसको इसे 4 गुना 4 गुना 4 गुना, तो 16 हाँ, तो यहाँ देख इसका मल्टीप्लाई करने का वैल्यू आएगा 1028। तो यहाँ चेक कर सकते हैं कि किसी भी टाइम पे जो हम लोग n का वैल्यू 1 2 3 4 5 रखे थे प्राकृतिक नंबर, उसमें जैसे किसी में भी जो है उसका n वैल्यू 0 नहीं आया है, इसे सत्यापित होता है, प्रूफ होता है कि 4 पावर n का कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसके लिए इसका जो है शून्य पर समाप्त हो, ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो मैं रिविजन कर लेते एक बार और कि संख्या 4 पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता हो। यहाँ पर एक नंबर है, मान लीजिए इसका पावर n है, n जो एक प्राकृतिक संख्या है, हमें पता प्राप्त करना है कि क्या कोई ऐसा भी n का प्राकृतिक संख्या है जिसके लिए 4 पावर n जो एक नंबर आएगा वो शून्य पर समाप्त होता हो। तो इसको लोग चेक करने के लिए क्या किया कि n का वैल्यू हम लोग प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 रख के चेक किए कि क्या कोई ऐसा नंबर आता है जिसके लिए जो इंड 0 होता हो। तो चेक कर सकते हैं कि 1 पे रखे थे तो हमारा 4 आया था, 2 पे रखे थे तो हमारा 16 आया था, 3 पे रखने पर 64 आया था, ये हम देख सकते हैं, और 4 पे रखने पर तो 256 आया और 5 रखने पर 1028 आया। लेकिन किसी भी केस में जो है इसका समाप्त वैल्यू 0 पे नहीं हुआ है, तो लोग कह सकते हैं कि 4 पावर n पे जो है वो 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है। ये सकते हैं यहाँ पर कोई भी इसको लिख सकते हैं, कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं है जिसके लिए 4 पावर n जो है शून्य पर समाप्त होता हो। तो यहाँ से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। और एक और अपडेट करने जा रहे हैं, हम लोग टेलीग्राम में ग्रुप ऐप बना रहे हैं, उसमें क्या होगा कि आपको कुछ भी एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे या फिर कोई डाउट होगा तो वहाँ पर पूछ सकते हैं, जो हमारी टीम जो है आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है वहाँ पर। थैंक यू।
यहाँ पूरा क्वेश्चन है संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनफल विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमें दो नंबर दिया हुआ है 6 और 20, इसका हम लोग को एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से अपडेट के हम लोग का जो टीम है वो टेलीग्राम चैनल स्टार्ट कर रही है, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड रहेगा, तो उसके थ्रू आप लोग यूज़ कर सकते हैं उसको। तो चलिए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो हमें एचसीएफ निकालना है। ऐसे तो 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 3 और 20 है तो 20 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 5। तो यहाँ पर जो एचसीएफ जो होगा इसका वो जो दोनों में जो कॉमन फैक्टर होता है, जो दोनों कॉमन क्या है 2 है, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो 2 होगा। तो यहाँ पे ये एचसीएफ आ गया। अब लोग एलसीएम निकालेंगे इसका। तो एलसीएम में भी सेम 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 3 और 20 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 5। बट एलसीएम में क्या होता है, जो जब पहले कॉमन है, ये कॉमन है, जो कॉमन को एक बार लिखते हैं, ये हो गया। अब जो नहीं कॉमन है उसको सारा उतार देना है। तो क्या है, यहाँ पे 3 नहीं मैच कर रहा है, 2 मैच नहीं हो रहा है, 5 नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा एलसीएम 2 3 2 6 6 2 12 12 5 60। तो हमारा 60 जो है वो एलसीएम आएगा। तो हम लिख सकते हैं ऐसे एचसीएफ ऑफ 6 और 20 का 2, एलसीएम ऑफ 6 और 20 का 60। तो ये हमारा आंसर हुआ। तो अगर प्रॉब्लम है तो रिवाइज कर लेते हैं कि क्या है। तो हमें दो नंबर दिया हुआ है 6 और 20, जो एक अभाज्य गुणनफल विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दो नंबर है, तो इससे क्या है एचसीएफ निकालने के लिए एचसीएफ निकालना है हमको 6 और 20 को। 6 को हम लोग ये तो प्राइम जब पहले पढ़े थे कि 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 3। जो 6 का भाज्य संख्या है, जो भाज्य संख्या होता है वो अभाज्य संख्या के गुणनफल से मिलकर बनता है, तो लिख सकते हैं इसको 6 को। 20 को उसी तरह 2 गुना 5 लिख सकते हैं। तो एचसीएफ क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन होता है, दोनों में से कॉमन ये है, तो ये हमारा क्या होगा एचसीएफ होगा। सेम उसे हम एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम निकालने में 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 और 20 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 5। तो इसमें एलसीएम में क्या होता है कि जो कॉमन होता है उसको हम लोग एक में लिखते हैं, और जो उसके बाद जो नहीं मैच हो रहा है तो उसको हम लोग साइड में लिख देते हैं। कि दोनों मैच हो रहा है तो दोनों में से एक को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, बाकी जो नहीं हो रहा है वहाँ पर लिख देंगे इसके यहाँ पे। तो सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 6 12 12 60, तो यहाँ 60 आ गया। इस तरह से इसको आंसर लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए किसी भी दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए जो एचसीएफ है और एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं। तो हम लोग जैसे क्या करते हैं कि किसी कोई नंबर है उसका हम लोग एलसीएम निकालने के लिए ए बी मान लीजिए कुछ भी आएगा, और एलसीएम है इसका ए और बी ज्ञात करना है। तो क्या हम जानते हैं कि एचसीएफ ऑफ AB मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑफ AB क्या होगा, A और B का गुणनखंड होगा। तो इसका इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग किसी का भी एलसीएम, अगर हम लोग का एलसीएम मालूम है तो हम लोग का एचसीएफ निकालेंगे इजीली, अगर हम लोग का एचसीएफ मालूम है तो लोग एलसीएम निकालेंगे इजीली। तो जैसे कि देखिए अगर मान लो किसी को हम लोग का एचसीएफ मालूम है, एचसीएफ पता है और एलसीएम निकालना है, तो क्या होगा इसका एलसीएम निकालने का फॉर्मूला a मल्टीप्लाई बाय b डिवाइड बाय एचसीएफ ऑफ AB। अगर हम लोग का एचसीएफ दिया हुआ है तो एलसीएम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, और अगर एलसीएम दिया हुआ है तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए एचसीएफ ऑफ AB क्या होगा, A मल्टीप्लाई बाय B डिवाइड बाय एलसीएम ऑफ AB। ये तीन फॉर्मूला को नोट कर लो, चाहो अपने नोटबुक पर नोट कर सकते हैं, फिर स्क्रीनशॉट ले सकता है कि अगर कोई नंबर है जैसे कि AB एक नंबर है जो धनात्मक पूर्णांक है, उसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो क्या अगर हम लोग को एलसीएम दिया हुआ है,
अगर एलसीएम दिया हुआ है तो एचसीएफ निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर हमें एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम लोग इसको एक एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं। जो हम लोग इसके प्रीवियस वीडियो में देखे थे कि एक नंबर था 6 और 20, उसका हम लोग एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किए थे। तो एक उदाहरण है 6 और 20, इसका हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे थे कि इसका हम एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो यहाँ जो फॉर्मूला है इसके थ्रू हम निकालेंगे एचसीएफ ऑफ ए और बी मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑफ ए बी क्या होता है, ए मल्टीप्लाई बाय बी होता है। ये एक हुआ। दूसरा, अगर हमारे पास एलसीएम है तो एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे? तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, एचसीएफ ऑफ ए बी क्या होगा, ए मल्टीप्लाई बाय बी डिवाइड बाय एलसीएम ऑफ ए बी। दूसरा, इसी को उल्टा, अगर हमारे पास एचसीएफ है तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए एलसीएम ऑफ ए बी क्या होगा, ए मल्टीप्लाई बाय बी एचसीएफ ऑफ ए बी। तो इसको हम लोग इसका उदाहरण लेके सॉल्व करते हैं। तो 6 है, 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और 20 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5। तो इसका एचसीएफ ऑफ 6 और 20 कितना आएगा, 2, और एलसीएम ऑफ 6 और 20 कितना आएगा, आएगा 2 गुना 4 4 12 60 आएगा एलसीएम। तो हम लोग इसको प्रूफ करते हैं कि इसका ये बड़ा सही है कि नहीं है। तो देख सकते हैं कि एलसीएम ऑफ ए बी, तो सॉरी एचसीएफ ऑफ 6 और 20 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑफ 6 और 20 क्या होगा, 6 गुना 20। तो एचसीएफ कितना है, 2, एलसीएम कितना है 60, कितना है यहाँ पर 6 गुना 20, 6 12 120, 6 12 120, यहाँ देखिए बराबर हो रहा है। तो इसको नोट कर लो, एक पहला प्रूफ हो गया। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहला पूरा प्रूफ कर चुके हैं, और दूसरा प्रूफ करना है। दूसरा में क्या बता रहा है कि हम लोग के पास एलसीएम मालूम है और एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे। तो देख सकते हैं कि एलसीएम पता है, तो मान इसका एलसीएम ऑफ 6 20 कितना है हमारे पास 60 है। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो क्या क्या करना है, एचसीएफ ऑफ 6 20। फॉर्मूला क्या बता रहा है कि ए मल्टीप्लाई बाय बी, तो ए और बी कितना है हम लोग का, ए है 6 और 20, और एचसीएफ कितना है हम लोग का, एचसीएफ है दिया हुआ 60। तो इसको भाग लगाएंगे 3 3 दूनी 6। तो एचसीएफ कितना है हम लोग का, तो जैसे एचसीएफ 2 है जो कि इसके बराबर आ रहा है। तो हम लोग इसको पहले वाले हम लोग सेपरेट निकाले थे एचसीएफ, हम इस फॉर्मूला के थ्रू भी निकाले तो एचसीएफ 2 ही आ रहा है। इससे प्रूफ होता है कि फॉर्मूला सही है। इसको नोट कर लो, इसको रफ करते हैं। अब इस टाइम पर लोग थर्ड फॉर्मूला को प्रूफ करेंगे। थर्ड में क्या है कि हम लोग के पास एचसीएफ पता है, एचसीएफ ऑफ ए बी क्या है 2 है यहाँ से मान लिए, और उनका एलसीएम ज्ञात करना है इस फॉर्मूला के थ्रू। तो इस फॉर्मूला में क्या बता रहा है, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ 6 और 20 क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय एचसीएफ ऑफ 6 20। तो क्या होगा 6 2 12 120 डिवाइड बाय एचसीएफ, एचसीएफ कितना है 2, 2 से जो भाग लगेगा तो 60। यहाँ से क्या है फॉर्मूला से
एलसीएम ऑफ 6 कितना है 60। ये 60 जो है यहाँ से बराबर आ रहा है, तो देखते हैं एलसीएम ऑफ 60 यहाँ से। तो इस फॉर्मूला के थ्रू में एलसीएम निकाले तो 60 आ रहा है और एचसीएफ निकाले तो 2 आ रहा है। इससे पता चल रहा है कि अगर हमारे पास किसी कोई दोनों में से कोई एक अगर पता है, अगर हम लोग को एचसीएफ पता है तो एलसीएम निकाल सकते हैं, और अगर हमको एलसीएम पता है तो एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे समाप्त होता है। यहाँ का क्वेश्चन है संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। यहाँ पे 3 नंबर है 6, 72 और 120। इसका हम लोग को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम लोग 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3, 72 को हम लोग लिख सकते हैं 2 36 दूनी 72, 2 18 दूनी 16, 2 9 दूनी 18, 3 दूनी 3, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब आया 120। 120 का अभाज्य गुणनखंड नंबर कैसे निकालेंगे, इस तरह से 120 को 2 से लगाएंगे तो 60, फिर 2 से 30, 2 से 15, फिर 3 से 5। तो इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। तो इसका आपको एचसीएफ और 6, 72 और 120 का क्या आएगा, इसमें देखिए ये कॉमन है और एक 3, ये 3 जो है कॉमन है, तो यहाँ पर 2 गुना 3 क्या है 6। एचसीएफ क्या है 6। अब इसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालें क्या है, जो कॉमन है उसको एक बार लिख लो, ये दोनों कॉमन है। उसके बाद जो कॉमन नहीं है सबको लिख देना है, तो 1 2 3 सब, फिर ये भी नहीं है कॉमन, हो सकता है। और 6 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दिया 72, 72 गुना 20, 5 का 20, 144, 1440 आएगा, 4 7 14। तो ये एलसीएम, यहाँ पे एलसीएम ऑफ इतना है, और एचसीएफ क्या है 6, एचसीएफ 6 है और एलसीएम इतना है। तो इसको निकालने का रिवीजन कर लेते हैं किस तरह से हमने निकाला। यहाँ बताया गया कि 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। सबसे पहले लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, तो 2 दूनी 4 4 8 8 24 24 72। दूसरे से 120 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, 2 दूनी 4 4 4 दूनी 8 8 24 24 25 120। तो एचसीएफ निकालेंगे क्या होता है कि जो इनमें कॉमन तीनों में जो नंबर मैच हो रहा होगा उसको हम लोग लिखते हैं और एचसीएफ निकालते हैं। तो यहाँ पे एचसीएफ का 6 आया, और एलसीएम में क्या होता है कि जो कॉमन है उसको एक बार लिखते हैं, बाकी जो जो कॉमन नहीं बचा उसको सारा वो नोट कर देते हैं। सबको लिखने के बाद इतना आता है, और इसका हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 1440 आ रहा है, तो इसका एलसीएम आया। तो इसको नोट कर लो। शुरू करना है प्रश्नावली 1.2। 1.2 का पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमारा जो ये इस प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। इसमें पहला है 140, दूसरा 56, तीसरा है 3825, चौथा है 5500 और पांचवा है 7429। इसका हम लोगों को अभाज्य गुणनखंड विधि में लिखना है। सबसे पहले हम लोग इसका लेते हैं 140। 140 को लिख सकते हैं, तो सबसे पहले 2 से लगाएंगे 70, फिर 2 से लगाएंगे 35, फिर 5 से 70 से 35। अब ये 7 जो है किसी और से भागा नहीं लग पाएगा, क्योंकि 7 को सिर्फ 7 से ही भागा लगेगा, तो और किसी से नहीं। तो लिख सकते 7 को एक बार लगेगा बस। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कौन कौन सा आएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, ये इसका अभाज्य गुणनखंड है। इसी तरह से हम दूसरा नंबर लेते हैं। दूसरा क्या है 156। 156 को हम लिख सकते हैं इस तरह से, इसको 2 बार लगाएंगे 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, फिर 2 बार लगाएंगे 3 दूनी 6, 9 दूनी 18,
यहाँ ये तीनों लगेगा 1 13 13 40। अभी 13 जो सीखा उससे 13 से भागा लगेगा एक बार में, और किसी भी भागा लग नहीं सकता। तो 56 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 13, या तो ये 156 का ये अभाज्य गुणनखंड ये है। अभी तीसरा क्वेश्चन आता है, तीसरा है 3825। इसको हम लोग लिखेंगे इस तरह से 3825 को, इसको 5 में लगाएंगे तो 7 × 35 बच गया। 3 यहाँ हो गया और 20 22 को 5 लगाएंगे तो यहाँ होगा, सॉरी 32 को 5 लगाएंगे तो 6 × 30 बचा 5 25। फिर ये 5 बार लगेगा 1, यहाँ हो गया 2 और यहाँ बच गया 26 15 25, फिर 1 बचते 15। अभी फिर 3 बार लगेगा 5 15 1, यहाँ से फिर ये लगेगा 63 और इस तरह को 1 बार लगाएंगे यहाँ पे। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 गुना 3 गुना 17। तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड है 3825 का। अब चौथा क्या है हम लोग के पास 5005। तो 5005 को हम लोग फिर से उसी तरह निकालेंगे। 5 बार में लगेगा 1001, तो इसका मतलब 7 बार लगेगा 7 1 का 7 बच जाएगा 3 30 तो 7 का 28 और 7 31। यह अब ये लगेगा 11 बार में, 11 का 11 बच के 3 33 33। अभी 13 को 13 से भागे 1 बार में लगेगा और इसे बढ़कर कर नहीं सकते, तो फिर हो जाएगा 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड है। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन है क्या 7429। तो इसका अभाज्य गुणनखंड आगे नंबर आएगा 17 19 23। तो इस तरीके से हम लोग सबका क्या वो निकाल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या 40 ले सकते हैं इस तरीके 2 गुना 5 गुना 7 156 को हम लोग इस तरीके यहाँ से निकाले थे उसे लिख सकते हैं। फिर 3825 को भी हम आगे रफ कर दिए, वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं कैसे निकाले थे, तो लिख सकते हैं। फिर उसे 10 5 साढ़े 5 को भी इस तरह से लिख सकते हैं। और 7429 का हम अभाज्य गुणनखंड 17 19 23 आएगा। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। ये है प्रश्नावली 1.2 का एक दूसरा क्वेश्चन है। इसमें जो पूर्णांकों के निम्नलिखित गुणनफल का HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM होता है। तो इसके लिए जब एक मेरा ऑलरेडी एक वीडियो है जिसमें बताएं कि दो नंबर का जो LCM मल्टीप्लाई बाय HCF जो होता है वो दो नंबर का गुणनफल के बराबर होता है। जैसे बताते हैं मान लीजिए दो नंबर A और B है, तो उसमें HCF ऑफ AB multiply by LCM of AB इक्वल टू A multiply by B, ये होता है। तो हम लोग अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं, इसका प्रूफ भी दे चुके हैं कि दो नंबर लेके उसका कैसे निकालते हैं। और अगर हम लोग को LCM मालूम है तो HCF कैसे निकाल सकते हैं, और HCF पता है तो LCM कैसे निकालेंगे, ये सारा डिटेल हमारे प्रीवियस वीडियो में बताया गया है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और प्रूव करते हैं कि दो नंबर का गुणनफल उसके LCM और LCF के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो 26 है, पहले इसका हम लोग अभाज्य गुणनफल लिखेंगे। तो 26 को लिख सकते हैं 2 बार लगाएंगे 13 दूनी 26, तो इसको लिखेंगे 2 गुना 13 आप 91 13 7 91, तो इसको लिखेंगे 13 गुना 7। तो लोग जानते हैं कि HCF क्या होता है। HCF 26 और 91 का क्या होगा, वो नंबर होगा जो दोनों में मैच हो रहा होगा। यहाँ पे 13 जो है दोनों में मैच हो रहा है, तो इसका जो HCF होगा वो 13 होगा। और LCM क्या होगा, LCM जो मैच हो रहा है उसको एक बार लिखेंगे और जो मैच नहीं हो रहा है उसको पूरा लिखेंगे। तो इसको लिख सकते हैं 7 14 13 गुना 14, ये हम लोग इसका LCM हुआ। तो
13 गुना 14 कितना आएगा, 4 होगी 1, 3 1 4 4 1 182, ये एलसीएम हुआ। तो ये हमारा आधा क्वेश्चन तो हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसी में कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो रहा है। तो दो नंबर कौन कौन सा है, दो नंबर है ये, तो इसका गुणनफल जो है एलसीएम और एलसीएम के गुणनफल के बराबर आ रहा है। तो हमारा इसको लिख सकते हैं तो एचसीएफ कितना है 13 और एलसीएम कितना है 182। तो यहाँ पर अब देखें दोनों लगभग बराबर ही दिख रहा है, क्योंकि अगर आप यहाँ से चाहे तो इसको 26 91 को यहाँ से लिख सकते हैं, इसको भी 26 91 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर चाहे तो इसमें अगर हम 13 इसमें है जो कि 182 है, 182 से भागा आएगा तो 91 आएगा और इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर 26 में ऐसे लिख सकते हैं। और ऐसे नहीं लिखना है तो सीधा सिंपल 182 को 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूनी 6 8 3 24 4 बाकी 2 3 2 5 2 8 1 यहाँ लगा 6 6 8 5 13 बाकी 1 2, इसको लिख सकते हैं 2 3 6 6। और 91 को जब हम लोग 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का 6 9 9 6 54 2 9 दूनी 18, यहाँ भी 6 6 8 5 13 बाकी 1 2, यहाँ भी वही आएगा सेम 2 3 6 6 मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू 2 3 6 6, यहाँ से ये बराबर होके प्रूफ हो रहा है। तो इसको लोग फिर से वेरीफाई रिवीजन करते हैं कैसे हमने सॉल्व किया। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है दो भाग में बटा हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इनमें दो नंबर दिया हुआ है, उसका हम लोग को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, यहाँ तक ये क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हो रहा है इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ रहा है, गुणा के बराबर आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे लोग, पहला पार्ट सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के 26 और 91 हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो 26 का हम लोग अभाज्य गुणनफल यहाँ पर निकाल के लिखते हैं तो 2 गुना 13, और 91 को लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पर इसी से निकाल के 63 91। तो एचसीएफ सबसे पहले निकाले थे। एचसीएफ वो होता है जब दोनों में कॉमन आ रहा है उसको हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, उसके हम लोग को एलसीएम निकालना है। एलसीएम के लिए क्या होता है, जो कॉमन है उसको एक बार लिखते हैं और उसके बाद जो कॉमन नहीं है उसको उतार देते हैं। यहाँ पर देखते हैं एलसीएम से कितना आएगा 182। तो यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ लोग ज्ञात हो चुका है। अब आते क्वेश्चन दूसरी पार्ट में, उसका जांच करने को बोल रहा है कि जो नंबर है उसका जो गुणनफल होगा वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। जैसे ये हमारा जो नंबर है इसका गुणनफल और इसका गुणनफल ये दोनों बराबर होगा। जैसे 26 गुना 91 और हम लोग यहाँ एचसीएफ कितना 13 था और एलसीएम कितना 182 था। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो हम लोग को वैल्यू आया 2366, और जब 26 और 91 को मल्टीप्लाई किया तो हमें 2366 आया। इस तरह से प्रूफ हो रहा है कि दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन जो है इक्वल टू होता है एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो इसका हम लोग प्रीवियस वीडियो पढ़ चुके हैं, इसमें लोग एक बार बनाए थे पहला पार्ट, उसमें था कि हम लोग को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और प्रूफ करना है कि जो एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो दो नंबर के गुणनफल के बराबर होगा। तो ये लोग एक चैप्टर फर्स्ट का है जो ऑलरेडी बना चुके हैं, दूसरा क्वेश्चन है उसका, यहाँ पे हम लोग वही करेंगे। 510 है उसका हम लोग गुणनफल लिखेंगे। उससे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको निकालना होगा उसका गुणनफल। इसको निकालेंगे, दो बार में लगेगा, यहाँ पर आएगा 2 5 5, फिर से ये लगेगा 5 बार में 3 हो जाएगा, 25 1, यहाँ होता है 51। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 गुना 5 गुना 3 गुना 17। तो इसी तरह हमारा दूसरा नंबर है 92, इसको हम लोग निकालेंगे गुणनफल। इसका क्या होगा, इसका 92 लास्ट में 2, इसका मतलब 2 बार में लग जाएगा। 2 बार लगाने के क्या करना होगा, 4 दूनी 8 6 दूनी 12, फिर से 2 बार में लगेगा, 2 दूनी 4 3 3 6। अब इसके बाद 23 को हम लोग किस तरह से भागा नहीं लगा सकते, तो 23 को हम सिर्फ 23 से ही डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1। तो इसका क्या होगा गुणनफल 2 गुना 23 गुना 1 को नाम लेकर तो इसमें हम लोग इसका एचसीएफ क्या होगा,
तो हम लोग जानते हैं कि HCF जो है वो दोनों में जो है कॉमन होगा। क्या देख सकते हैं कॉमन जो है सिर्फ और सिर्फ ये कॉमन है, तो इसको हम लोग लिखते हैं HCF क्या होगा इसका 2। अब हम लोग कहते हैं एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम ऑफ 510 क्या होगा, इन दोनों में कॉमन है तो पहले उसको लिख देंगे, उसके बाद जो दोनों में कॉमन नहीं है उसको लिखना है। यहाँ पर कॉमन क्या नहीं है, 5 3 17 2 और ये 23, इसको दो कॉमन था तो दो यहाँ लिखे, इसके बाद 5 3 और 17 यहाँ से ले आए, उसके बाद इससे 2 और 23। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 5 दूनी 10 गुना 51 गुना 10 दूनी 46, इसका हो जाएगा 510 गुना 46, ये कितना हो जाएगा 23460 होगा। ये हुआ इसका एलसीएम, एलसीएम इतना हुआ। अब वो क्या करना है, प्रूफ क्या करना है कि दो नंबर का जो गुणनफल है वो हमारे एचसीएम और एलसीएम गुणनफल के बराबर है। क्या करना है कि 510 गुना 92 जो है बराबर होगा हमारा एचसीएम ऑफ 510 गुना 92 गुना एलसीएम ऑफ 510 और 92 का। तो इसका गुना करेंगे तो यहाँ पर तो हो जाएगा ये, एक मिनट को रफ कर देते हैं, 510 गुना 92, जीरो जीरो जाएगा 2 1 2 5 2 10 0 9 5 0 2 9 6, ये हो जाएगा 46920। और यहाँ पर हम लोग का एचसीएफ क्या था 2 था और एलसीएम था हमारे पास 23460, तो इसको हम लोग 46920 इक्वल टू इसको 2 से 0 0 हो जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12 तो बाकी 1 4 दूनी 8 1 9 और 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, या देख रहे दोनों बराबर हो रहा है। तो इस तरह कह सकते हैं कि दो नंबर का जो गुणनफल होता है वो उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि 510 और 92 का जो गुणनफल है वो हमारे एलसीएम ऑफ 510 और 92 और गुना एलसीएम ऑफ 510 गुना बराबर है। तो इसको भी रिविजन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप दो नंबर दिया हुआ है उसका एलसीएम ज्ञात करना और एलसीएफ ज्ञात करना है और उसे जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएफ और गुना एलसीएम होता है। तो सबसे पहले हम 510 का निकाल लिए गुणनफल, उस और 92 का भी निकाल लिए, उसके बाद एचसीएफ निकाल। एचसीएफ क्या होता है, दोनों में कॉमन है वो एचसीएफ होता है। उसके बाद एलसीएम, एलसीएम क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन है और जो कॉमन नहीं है, तो दोनों में कॉमन क्या है 2, उसको एक बार लिखना होता है, बाकी जो नहीं है उसको हम यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद एलसीएम निकाले, तो एलसीएम है इसका 510 और 92 का एलसीएम है 23,460 आया। उसके बाद प्रूफ करना था कि दो नंबर का गुणनफल जो है वो एलसीएम और एलसीएम और एचसीएम गुणनफल के बराबर होता है। तो ये देखने को हो रहा है, इससे ये प्रूफ होता है। अब हम लोग इसमें तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इसमें 336 और 54, इसका हम लोग का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है गुणनफल विधि से, और हमको प्रूफ करना है कि एचसीएफ 336 और 54 का और एलसीएम 356 का जो गुणनफल होगा वो इन दोनों नंबर के गुणनफल के बराबर होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 336 का गुणनफल लिखेंगे। इसको निकालने में क्या करना होगा, सबसे पहले ये 2 बार में लगेगा, 2 1 का 2 बच गया, यहाँ पर 13 6 दूनी 12 और यहाँ 8 दूनी 16, फिर लगेगा 2 बार में 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8, फिर 2 बार में 4 दूनी 8 2, फिर 2 बार में 21 27, जिसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। उसी तरह से 54 का निकालेंगे गुणनफल, तो 54 का निकालने क्या होगा, इसको फिर 2 बार में निकालेंगे तो 27 दूनी 54 और 9 3 27, सॉरी 3 बार में आएगा 9 आएगा, फिर इसको 3 बार में 3 9, यहाँ पे 3, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो हम लोग जानते हैं कि एचसीएफ ऑफ 3 3 6 और 4, तो इसका एचसीएफ क्या होगा। तो आप लोग वीडियो पॉज करके अपना चेक कर सकते हैं कि आप लोग क्या कितना एचसीएफ आ रहा है और मेरा कितना आ रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि एचसीएफ निकालेंगे, दोनों में कॉमन है, पहले ये एक कॉमन है, ये एक कॉमन है, बाकी कुछ कॉमन नहीं, जिसका एचसीएफ क्या होगा 2 गुना 3 जो है 6 होगा।
और एलसीएम अब आएगा एलसीएम 3 3 6 और 54 का। इसको भी अपना वीडियो पॉज करके अपना खुद का निकाल सकते हैं पहले, उसके बाद जो जो आपका रिजल्ट जाएगा वो मेरे रिजल्ट से मैच करने क्या है, सेम आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है। तो इसमें एलसीएम निकाल क्या करते हैं, तो कॉमन है पहले वो लिखते हैं, ये कॉमन है और ये दोनों कॉमन है, तो इसको हम लिख दिए। अब जो कॉमन नहीं है उसको, तो 2 गुना 3 फिर 1 2 3 और ये तो 1 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 फिर गुना 3 गुना 3, तो इसको लिख सकते 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 दूनी 24 24 दूनी 48 गुना 3 3 9 9 9 7 63, तो ये कितना हो जाएगा 63 गुना 48 8 3 24 4 बाकी 2 8 का 48 48 2 50 अच्छा 3 12 बाकी 1 6 तो 24 25 4 2 0 3, इसका हो जाएगा 3024। ये हमारा है एलसीएम। तो आप लोग अपना एलसीएम और मेरा एलसीएम मैच करते हो, तो सही आ रहा है तो फिर आप लोग सही जा रहा है मेरे साथ साथ। तो अब यह प्रूफ क्या करना है हम लोग को, जो ये जो एलसीएम आया हम लोग का, ये एक मिनट, जो ये एलसीएम है यहाँ पे और ये और सॉरी एचसीएफ ये और एलसीएम, ये कह रहा है कि जो एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल है वो दो अंकों के गुणनफल के बराबर होगा। तो हम लोग देख लेते हैं क्या, तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं 36 गुना 54, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 3 6 गुना 54, तो क्या जाएगा 6 चौक 24 के 4 बाकी 2 और 4 12 12 14 बाकी 1 4 3 12 1 13 6 25 30 बाकी 3 25 15 18 बाकी 1 25 18 16 4 4 8 से बाकी 1 6 1 7 1 8 1, तो ये यहाँ पर आया 1844। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1 एग्जांपल पे। अब यहाँ पे क्या होगा कि दो नंबर का गुणनफल हमारा इतना आया, ठीक है। अब क्या करना है हमको एचसीएफ और एलसीएम गुणनफल निकालना है। एचसीएफ कितना 336 है 54 का, और गुणनफल एलसीएम ऑफ 336 और 54 का, तो कितना है, ये हमारा 6 है और ये है हमारे पास 3024, तो ये कितना आएगा 6 तक 24 के 4 बाकी 2 6 दूनी 12 12 2 14 बाकी 1 0 से मल्टीप्लाई करें 0 6 18, तो जिस तरह के बराबर आ रहे हैं, यहाँ पे 4 है तो जैसे कि बराबर है इक्वेशन 2, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इक्वेशन 1 जो है और इक्वेशन 2 दोनों बराबर है। तो हम लोग रिविजन करते क्या किया है इसको प्रूफ करने के लिए। तो देख सकते हैं कि हमको बताया गया है कि दो नंबर है 336 और 54, इसका हम लोग को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और प्रूफ करना है कि दोनों नंबर का गुणनफल जो है एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो नंबर है उसका हम लोग गुणनफल निकाल लेंगे। गुणनफल निकालने के लिए तरीका है, इस तरीके से निकालते हैं। और उसी चीज का निकाल लिए, निकालने के बाद एचसीएफ हम लोग एक बार चुके हैं प्रीवियस वीडियो में अपना कि एचसीएफ जो होता है वो दोनों में जो कॉमन होता है उसका हम लोग निकाल के मल्टीप्लाई करके एचसीएफ निकालते हैं। हम जैसे कि 6 का एचसीएफ आ रहा है, उसी से एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो कॉमन है उसको पहले लिख लेते हैं, फिर जो कॉमन नहीं है उसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। इसको करने पर हम यहाँ पर ये आया हम लोग का एलसीएम। अब क्या कर रहा है कि जो दो नंबर का गुणनफल है उसके बराबर होगा, तो हम लोग यहाँ पर क्या किए, दो नंबर का गुणनफल निकाल लिए, जो हमारे यहाँ पे आ रहा है 18,144। अब हम लोग को क्या करना है, दूसरा क्या करना है कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल निकालना है। तो हम लोग एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल निकालने के लिए, तो हम लोग एचसीएफ को 6 है और एलसीएम जो है इतना है, तो इन लोगों का जो गुणनफल है वो इतना आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ये नंबर और ये नंबर दोनों बराबर आ रहा है, तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों बराबर है, जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है। इससे ये प्रूफ होता है। अगर इसको रिलेटेड कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो हमारे जो वीडियो है उसके कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, तो हम लोग उसका रिप्लाई करेंगे। थैंक यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ये हमारा प्रश्नावली 1.2 का तीसरा क्वेश्चन है। इसमें बता रहा है कि अभाज्य गुणनफल खंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो
तो अभाज्य गुणनफल विधि से क्या करना है हम लोग को, जैसे ये नंबर है इसको एक एक करके हम लोग को गुणनफल विधि से निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3, ये इसका होगा गुणनफल। 15 को लिख सकते हैं हम लोग 3 गुना 5, और 21 को लिख सकते हैं हम लोग 3 गुना 7। ये कैसे है हम लोग बताते हैं कि जो लाइन खींच के उसको जब छोटे नंबर से भागा देके हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं HCF जो है 12, 15, 21 का, तो इसको वीडियो पॉज करके और चेक कर लेंगे, जो हम लोग रिजल्ट निकालेंगे वो तुम्हारा से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं HCF है, ऐसे वो होता है कि जो तीनों में कॉमन होगा, जैसे कि ये जो है 3 ये कॉमन है, तो HCF क्या है 3, और LCM क्या होगा 12, 15, 21 का। इसको वीडियो पॉज करके चेक कर लेंगे, तो रिजल्ट आएगा वो तुम्हारे रिजल्ट से मैच हो रहा है कि नहीं। तो LCM क्या निकालते हैं हम लोग, जो सबसे कॉमन है उसको पहले लिखते हैं, उसके बाद जो कॉमन नहीं है उसको लिखते हैं। इसमें जैसे कॉमन क्या क्या नहीं है, 2 और 3, 2 2, तो उसको 2 बार 2 है। इसमें कॉमन क्या नहीं है 5, इसमें कॉमन क्या नहीं है 7। तो यहाँ पर जैसे कि जो LCM है वो हमारा हो रहा है 3, 3 गुना 2 6, 6 3 12, 12 5 60, और 60 7 को 420। यहाँ पर हमारा ये हुआ, तो लिख सकते हैं HCF ऑफ 12, 15, 21 3 है, और LCM जो है 12, 15 और 21 का 420 है। तो ये हमारा अभाज्य गुणनफल विधि हम लोग इसको निकाल रहे हैं, ये हमारा आंसर हुआ। तो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो अगर इस तरीके से लिखेंगे तो हमें पूरा मार्क्स मिलेगा। तो हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 17, 23 और 29। तो हम लोग देख रहे हैं कि 17 को हम लोग किससे भागा लगा सकते हैं, 17 को सिर्फ हम सिर्फ और 17 से या 1 से भागा लगा सकते हैं। उसी तरह से 23 को भी हम लोग सिर्फ 23 और या 1 से भागा लगा सकते हैं, और 29 को भी वही है, ये किसी और अंक से डिवाइड हो नहीं सकता। अगर आपको कभी भी एग्जाम में टाइम पे अगर 2 नंबर 3 नंबर का निकालना हो HCF और LCM, उसमें अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि किसी से भागा नहीं लग सकता है, तो उस केस में जो हमारा HCF होता है, HCF 17, 23, 29 का, यहाँ जैसे कि और किसी अंक से भागा लग नहीं रहा है सिर्फ एक के, तो एक इसका होगा LCM, क्योंकि एक जो है सब में भागा लग रहा है, इसलिए यहाँ पर LCM इसका 1 होगा, और इसका LCM जो होगा 17, 23, 29, इसका जो LCM होगा वो कितना होगा 17 गुना 23 गुना 29। यहाँ पे जो आएगा इसको गुणनफल करके जो रिजल्ट आएगा वो देखना है, इसका LCM होगा। तो इसको एक यहाँ पे याद कर लेना इस पॉइंट को, कि अगर हमारे पास कभी भी अगर 2 अंक हो उसका HCF निकालना हो, या फिर 3 अंक हो उसका HCF निकालना हो, या फिर 4 अंक हो उसका HCF निकालना हो, तो उस केस में अगर हम लोगों के पास कोई भी अंक जो किसी से भागा लगेगा ही नहीं, सिर्फ एक कुछ एक के अलावा, तो उस केस में जो HCF होगा वो हमारा 1 होगा। जैसे एग्जाम्पल बता देते हैं, अगर हमारे पास मान लो कि ये 11 है और 13 है, इसका भी अगर क्वेश्चन आ गया कि HCF निकालना है, तो इसका भी जो HCF होगा वो 1 ही होगा। तो यही यहाँ पे यूज हो रहा है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है 8, 9 और 25। तो हम लोग 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। तो उससे 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3, और 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 5। तो यहाँ पर HCF जो है 8, 9, 25, इसका हम अपने इस क्वेश्चन में बताया था कि अगर ऐसा कुछ कंडीशन आए तो उस समय HCF क्या होता है। आप लोग वीडियो पॉज करके अपना बताना रिजल्ट क्या, उसके बाद मेरे से मैच करना। हम लोग इसको देखते हैं, 8 में 2 2 है, 9 में क्या है 3 3, और 5 25 में क्या है 5 5। तो जैसे कोई भी ऐसा अंक नहीं जो कि तीनों में कॉमन हो। अगर ऐसा सिचुएशन आता है कि कोई भी कॉमन नहीं हो रहा है, तो उस केस में जो HCF होता है वो 1 होता है, क्योंकि एक तो ऐसा नंबर है जो कि सब में भागा लग जाएगा 1 से। अब इसका हम लोग LCM निकालेंगे। LCM इसका 8, 9, 25। तो इसको LCM लिखने के लिए होगा 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3, 5 गुना 5, क्योंकि कोई भी कॉमन है ही नहीं, तो इसको क्या हो जाएगा 8 गुना 9 गुना 25, 9 ठीक 72 गुना 25। तो क्या हो जाएगा 25 50 ऐसे कर सकते हैं 72 गुना 25
5 दूनी 10 और बाकी 1 7 7 35 36 दूनी 4 और 7 दूनी 14 0 6 4 10 दूनी 1 4 दूनी 7 8 1800। तो इसको अगर एग्जाम में आपको लिखना होगा लास्ट में HCF 8 9 25 जो है उसका 1 है और LCM 8 9 25 का इतना। अगर इस तरीके से लिखेंगे एग्जाम में तो पूरे का पूरा नंबर मिलता है। अगर कोई डाउट है इस क्वेश्चन को लेके तो वीडियो के कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो हम लोग जो भी होगा उसका देख के एग्जांपल नहीं बताएंगे, अगर जरूरत होगा तो वीडियो बना के भी समझाएंगे। इस वीडियो हम लोग प्रश्नावली 1.2 का चौथा क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें हम लोग क्या है कि HCF दिया हुआ है और LCM ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग इससे पहले वीडियो में देख चुके हैं कि HCF LCM को कैसे ज्ञात करते हैं। अगर नहीं पता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आई बटन में आ रहा होगा वीडियो, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं कैसे निकालते हैं। और उनको सब रिवीजन करने के लिए तो सब बता देते हैं कि जो अगर नंबर मान लो A और B है, इसका अगर HCF और LCM ज्ञात करना होगा तो क्या होगा, इसका HCF of AB मल्टीप्लाई बाय LCM of AB बराबर होगा A मल्टीप्लाई बाय B। ये फॉर्मूला है। और डिटेल में जानने के लिए जो आई बटन पे जो वीडियो आ रहा होगा उस पर क्लिक करके देख सकते हैं पूरा डिटेल में कैसे समझाए हैं इसको। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये बताया है कि HCF और 306 और 517 में कितना है 9 है और LCM उनको पता करना है। तो क्या होगा इसका 9 गुना LCM, या फिर इसको ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि डायरेक्ट में फॉर्मूला बताया है कि क्या होता है LCM ऑफ 306 और 657 का होगा ये कितना 306 गुना 657 भागा HCF ऑफ तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसको हम लोग 306 गुना 657 बाई 9। तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे, एक बार 3 से लगेगा यहाँ पर भागा और यहाँ पर 3 से देखो 3 आएगा, ये फिर 3 में लग जाएगा यहाँ पर 3 दिन आएगा नहीं 3 में नहीं लगेगा सॉरी 3 गया एक साइड पे 3 आया और एक 3 से ये कट जाएगा, ये करेगा 3 दूनी 6 बच गया यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद 3 एक का 3 बच गया 27 9 27। तो यहाँ पे LCM क्या हो जाएगा 103 बराबर है गुना 109। तो इसको मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आएगा वो हमारा LCM होगा और वही हमारा आंसर होगा। तो हम लोग मल्टीप्लाई करके यहाँ पर जैसे क्या इसका वैल्यू आता है। तो इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं कैसे क्वेश्चन किया। तो क्वेश्चन सॉल्व करके हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि क्या कैसे इसको सॉल्व किए। इसमें क्या है कि HCF हम लोग को दिया हुआ है कितना वैल्यू है और LCM पूछ रहा है और यहाँ पर ये हमारा A है और यहाँ पर B है। तो हम लोग इसके प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास AB दिया हुआ है और HCF दिया हुआ है तो हम LCM कैसे निकालते हैं, और अगर हमारे पास AB दिया हुआ है LCM दिया हुआ है तो HCF कैसे निकालेंगे। इस सारा फॉर्मूला पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या किया हम इस फॉर्मूला को लिख दिए रिवीजन करने के लिए कि अगर हमारे पास HCF दिया हुआ है तो LCM कैसे निकालेंगे, LCM कैसे होगा। तो हम लिख दिए कि HCF की जगह 9 दिया हुआ है, ठीक है। तो और हमको LCM ज्ञात करना है, ये निकालना है, तो इसका फॉर्मूला है कि LCM A और B का होता है कि A मल्टीप्लाई बाय B डिवाइड बाय LCF ऑफ AB। यहाँ पे इसको करने के बाद भागा जो लगाने का ये वैल्यू आया और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो यहाँ वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर होगा। इस तरह से हम लोग इसे LCM निकाल रहे हैं। अगर इस वीडियो को समझने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ दिक्कत हो रही है, कुछ दिख नहीं रहा है तो हम लोग कमेंट में लिख सकते हैं, तो हम लोग क्वालिटी सुधारेंगे और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उसको समझाएंगे। ये प्रश्नावली 1.2 का ये 5वां क्वेश्चन है। इसके आगे हम लोग 4 से लेकर पढ़ चुके हैं। इसमें क्या पूछा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n और 0 पे समाप्त हो सकता है क्या। इसमें क्या है n एक प्राकृतिक संख्या। क्वेश्चन को अच्छे से समझे तो मालूम चले कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है लेकिन समझने में बहुत आसान है कि क्वेश्चन पूछ कहा क्या रहा है। तो यह बताया कि n एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, जो भी नेचुरल नंबर में 1 से लेकर कोई भी अंक है वो
प्राकृतिक संख्या होता है। इसको सॉल्यूशन जब सबसे पहले क्या करेंगे, मान लिया n प्राकृतिक संख्या है। अगर n एक प्राकृतिक संख्या है तो n की जो वैल्यू होगी वो 1 2 3 4 5 चलिए क्या है, कुछ भी हो सकता है। हम लोग 5 तक ले रहे हैं, तो इसका हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मान लिया, माना कि जब n 1 है तो क्या होगा। अगर n हमारा 1 है तो ये नंबर क्या होगा, 6 पावर n है। n हमारा 1 है तो 6 पावर 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या होगी, 6 हो जाएगी। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 0 पे समाप्त नहीं हो रहा है। फिर माना कि जब n 2 है, n अगर 2 होगा तो क्या होगा, 6 गुना 6 36। यहाँ पे देख रहे हैं कि 0 पे समाप्त नहीं हो रहा है, तो हमारा क्या होगा, जब मान लेते हैं जब n क्या है 3, n अगर 3 होगा तो क्या होगा, 6 पावर n का वैल्यू 6 गुना 6 गुना 6, ये क्या हो जाएगा, 216। यहाँ पे देखिए 0 पे समाप्त नहीं हो रहा है। फिर देखेंगे जब n का वैल्यू 4 है तो क्या होगा, 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6, ये क्या हो जाएगा, 36 गुना 36। यहाँ पे देख रहे हैं कि 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि लास्ट में 6 ही आ जाएगा। इस तरह से नहीं हुआ। और फिर जब n का वैल्यू 5 है तो क्या होगा, 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6, ये भी क्या होगा, 36 गुना 6। यहाँ पे ये लास्ट 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि 6 पावर n का, जब n एक प्राकृतिक संख्या है, जब n एक प्राकृतिक संख्या है तो ये 0 पर समाप्त नहीं होगा, ये 0 पर समाप्त नहीं होगा। इसको एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। ये बताया गया अगर कोई n एक प्राकृतिक संख्या है तो क्या 6 पावर n का वैल्यू 0 पर समाप्त होगा। तो इसको बोला क्या कि n, पहले मान लिए कि n एक प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या होता है कि 1 से लेकर कोई भी अंक वो प्राकृतिक संख्या में आ जाएगा। जब हम देख रहे हैं कि जब n को हम लोग मान जब 1 रख रहे हैं तो उस टाइम पे क्या वैल्यू आ रहा है। जब हम n का 1 रखे, 6 का n है तो 6 का 1 हो गया, 1 मतलब 6 आ गया। फिर जब हम n को 2 रखते हैं, 2 के रखने पे क्या रहेगा, 36। जब n 3 होगा तो क्या होगा, इतना। जब n 4 होगा तो ये आएगा। जब n 5 होगा तो यहाँ इतना आ रहा है। इसे हम देख रहे हैं कि कहीं भी ये 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है। इस तरीके से होता है कि गलत साबित हो रहा है कि अगर n एक प्राकृतिक संख्या है तो 6 पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा। ये हमारा प्रश्न नंबर 1.2 का 7वां क्वेश्चन है। इसमें क्या क्वेश्चन देखने में काफी बड़ा है, लेकिन उतना है नहीं, इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। इसमें क्या कहा है, किसी खेल के एक मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। तो इसको क्या है, एक खेल का मैदान है, उसके पास चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। तो सोनिया जो उसको पूरा करने में 18 मिनट लगता है, इसको सोनिया को लगते हैं। जबकि उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को कितने लगते हैं, 12 मिनट। मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय के बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि मान लो कि दोनों, सोनिया अगर इस चक्कर को पूरा करती है 16 मिनट में, तो रवि जो है इसी चक्कर को पूरा करता है 12 मिनट में। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मान लो कि यहाँ पर सोनिया है और यहाँ पर रवि है, दोनों एक ही टाइम पे यहाँ से स्टार्ट किया चलना और रवि भी एक ही टाइम पे स्टार्ट किया यहाँ से चलना। क्योंकि सोनिया का स्पीड कम है, रवि का स्पीड ज्यादा है। कैसा कर सकते हैं, मान लो इसका तो लंबाई 6 है, लेकिन सोनिया उसी चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लगाती है, लेकिन रवि उसी को पूरा करने में 12 मिनट लगाता है। तो मतलब कह सकते हैं कि रवि का स्पीड ज्यादा है और सोनिया का स्पीड कम है, स्पीड कम है। तो ये क्या होगा कि सोनिया जो है वो जब तक यहाँ पहुंचेगी
तब तक में ये रवि इसका पूरा चक्कर लगा चुका होगा। फिर जब दूसरा राउंड चक्कर शुरू कर रहा होगा तो जब रवि यहाँ पर होगा तो सोनिया का दूसरा चक्कर होगी यहाँ होगी, तो रवि यहाँ पहुंच चुका होगा। इस तरीके से जो है मालूम चलेगा कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा दोनों को पूरा होने में। तो इस तरह इसको सॉल्व करने के लिए हम कह सकते हैं कि इसको हम लोग अगर एलसीएम निकालेंगे तो हम पता कर पाएंगे कि दोनों दोबारा कब, इतना चक्कर लगाने के बाद कब जो है कि दोनों यहाँ पर फिर से एक साथ पहुंचेगा इस पॉइंट पर। ये क्या है, स्टार्ट प्रारंभिक पॉइंट है यहाँ पर। तो इसको निकालेंगे क्या, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम 18 और 12 का क्या ऐसे निकालने का तरीका है, 18 को हम लोग लिखेंगे, इसे क्या लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 3। उस तरीके से 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3। तो एलसीएम का क्या पढ़ना है कि एलसीएम जो कॉमन है उसको हम लोग लिखते हैं और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखते हैं। यहाँ पर एलसीएम जो है 18 और 12 का होगा 2 गुना 3। पहले जो कॉमन है उसको लिख लिए, अब जो कॉमन नहीं है उसको क्या होगा, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा 36। तो अगले जब ये मान लो कि यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं कि अगर इस स्टार्ट क्या होगा सुबह 10 बजे सॉरी, तो ये जो अगला 10:36 जब होगा तो फिर से दोनों यहीं पर मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो समझो कि कैसे सॉल्व करते हैं। जो नॉर्मल लाइफ में हम लोग का अगर ऐसा सिचुएशन आया तो हम लोग कैसे एज्यूम करेंगे कि जो दोनों है वो एक साथ कब पहुंचेगा। तो इस तरीके से हम निकालेंगे तो कह सकते हैं कि अगला 36 मिनट होगा उसके में दोनों फिर से इसी पॉइंट पर होंगे। तो इसको एक बार रिवीजन फिर से कर लेते हैं क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन देखने में काफी बड़ा है लेकिन क्वेश्चन इतना है नहीं। इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और जबकि उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने समय पर पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो सोनिया का जो चक्कर लगाने में 18 मिनट लग रहा है और रवि को उसी का चक्कर लगाने में 12 मिनट लग रहा है। तो अगर देख रहे हैं कि चक्कर में कम टाइम लग रहा है मतलब तो रवि का स्पीड फास्ट है और सोनिया का स्पीड थोड़ा स्लो है। तो इसको एग्जांपल जैसे यहाँ पर यहाँ इस फिर से मिटा दें इसको फिर से। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों एक साथ यहाँ पर सोनिया और रवि दोनों साथ में शुरू किए क्योंकि रवि का स्पीड ज्यादा है तो रवि यहाँ पहुंच भी गया होगा, उस टाइम पे सोनिया यहाँ हाफ में ही होगी। फिर इस तरह से हमेशा थोड़ा सा पीछे होते होते फिर तो ऐसा करते करते वो अगला किस टाइम पे होगा जब ये सोनिया और रवि एक स्थान पर ही पहुंच जाएंगे। तो उसको निकालने के हम लोग एलसीएम निकालते हैं और एलसीएम कैसे निकालते हैं हम लोग देख चुका है। तो 18 और 12 है तो उसको हम लोग कर दिए, यहाँ से 36 है तो अगर 36 मिनट होगा उसमें फिर से दोनों यहीं पहुंच जाएंगे। इसलिए वीडियो अगर इसमें कुछ डाउट है कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो हम लोग उसको बताएंगे।